तो वेलकम फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन में कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वह आपका हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। मैंने दोनों उसके लिए पेपर रेडी कर लिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल आपके, और सभी क्वेश्चन है बस सब्जेक्टिव। शाम को हम आपको एक ऑब्जेक्टिव का पेपर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में, ठीक है। तो यहाँ पे है आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, सॉरी 4 यूनिट, 4 को चैप्टर पढ़ना है, समझ लीजिए। पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन, यानी कि आपका परिचय जानना है, ठीक, डिजिटल एजुकेशन का। फिर देखते हैं तो डिजिटल एजुकेशन के कौन कौन से टूल होते हैं, जिसमें आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक, क्लासरूम, लिंकेज, ये सब आ जाएंगे। यूट्यूब भी आ जाएगा जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तीसरा आता है हमारा डिजिटल एजुकेशन, भारत में क्या स्थिति है। और चौथा पढ़ना है आपको ई गवर्नेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक सरसरी निगाह हो गया हिंदी में। हिंदी में आता है आपका डिजिटल शिक्षा का परिचय, डिजिटल शिक्षा का उपकरण, भारत में डिजिटल शिक्षा, ई गवर्नेंस। मैंने वैसे भी आपको पहले ही दे दिया था सिलेबस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमारा हो जाएगा। तो पहला क्या है, डिजिटल सिस्टम तंत्र क्या है, और इसकी डिजिटल सिस्टम, सिस्टम को हिंदी में तंत्र बोलते हैं, ठीक है, या व्यवस्था। डिजिटल सिस्टम क्या है और इसकी विशेषता क्या है, तथा इसके कुछ उदाहरण दीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज डिजिटल सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गिव सम एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। देखिए मेरी यहाँ पे मतलब राइटिंग अच्छी है, बट यहाँ पे मैंने जो है बहुत फास्टली लिखा है, इसलिए यहाँ पे राइटिंग नहीं बना है मेरा यार, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, कार्य तथा महत्व बताइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रोल, फंक्शन एंड प्लेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ठीक है, उसके कार्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ काम लगता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और इसका महत्व क्या है हमारे लाइफ में, ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, डिजिटल शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन डिजिटल एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। दोस्तों डिजिटल एजुकेशन जो है ये आपका व्यापक है, सभी और ध्यान देता है, ठीक है, जबकि पारंपरिक एजुकेशन में है आपको सीमित और व्यापक नहीं ध्यान देता है। इसमें आपका कंप्यूटर विशेष रूप से योगदान देता है और इंटरनेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और डिजिटल शिक्षा में पहले जो पढ़ाई होती थी पुस्तकों के माध्यम से होती थी, लेकिन अब पढ़ाई पुस्तकों के अलावा भी हो सकता है, उसके बिना भी हो सकता है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा के फायदा और नुकसान बताना है कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। तो देखिए एडवांटेज में आप लोग बता सकते हैं बहुत सारा है इसके फायदे। बुराइयाँ क्या क्या है, तो बुराई में हम लोग का विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य खराब करता है, तनाव, डिप्रेशन वगैरह लाता है यार, ठीक है, और आंखें खराब होती हैं, यही सब बताने हैं। और कुछ अदर चीज़ें भी हैं, जैसे कि डिजिटल एजुकेशन में कुछ चीज़ें वायरल हो जाती है। मान लीजिए किसी आए दिन सुने ही होंगे कि उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। विशेष रूप से इसलिए मैं एक राय भी देता हूँ कि कोई भी गर्ल्स जो है ना, अपना फैमिली पिक या फिर अपना कोई भी फ़ोटो, इमेज वगैरह अपना व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में मत रखा कीजिए, ठीक है। विशेष रूप से अपना फैमिली वाला, ठीक है। तो अपना फ़ोटो वगैरह किसी अदर पर्सन को भी मत शेयर किया कीजिए, किसी के साथ फ़ोटो वगैरह भी मत खिंचाया कीजिए। अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब को प्राइवेट रखा कीजिए। व्हाट्सएप में भी ज़्यादा वो सब शेयर मत किया कीजिए कि देखिए मेरा स्टेटस, मैं यहाँ गई हूँ फ़ोटो खिंचा रही हूँ। नहीं यार वो सब नहीं किया जाता है, बच्चों का शौक होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बचना है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कब आप लोग का आ जाएगा टाइम ना तो समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विशेष रूप से गर्ल्स लोग ध्यान देंगे इस बात को। अगला है संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण के बारे में बताइए। संचार प्रौद्योगिकी और इनके उपकरण के बारे में बताइए। डिस्क्राइब अबाउट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इक्विपमेंट। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारा आता है, क्या क्या आता है, मोबाइल फ़ोन आता है, ठीक है, रेडियो आता है, दूरदर्शन आ जाता है, इन सब के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा, किन्हीं 5 डिजिटल शिक्षा उपकरणों के नाम बताइए तथा उसके कार्य लिखिए। तो इसमें आपका डिजिटल जितने भी शिक्षा उपकरण हैं उस सब को दे सकते हैं, गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट, ठीक है। फिर आपका दे सकते हैं रेडियो, और जितना भी है आपका दूरदर्शन, किसी 5 को दे सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, हलवा नहीं यार डिजिटल इंडिया,
डिजिटल इंडिया बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल कौन कौन सी है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक डिजिटल इंडिया, ठीक है दोस्तों, यह चीज़ हो गया। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसमें आपको स्किल इंडिया और जितने भी योजना चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उन सबको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे, अभी इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। क्या है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, कहाँ है, इसको भी जान लेना है। कब स्थापित की गई, इसको जान लेना है। यह भारत में डिजिटल शिक्षा में कैसे मदद कर रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, हाउ इट हेल्प इन डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो भारत में डिजिटल शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं और कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, ठीक है। डिजिटल शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं, इस क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो गया, लेकिन चुनौती पूछ रहा है तो वही चुनौती देना है कि यहाँ पे कहाँ पे कठिनाइयाँ होती है, कहीं पे नेटवर्क नहीं मिलता है, ठीक है, कहीं पे ज़मीन अच्छा नहीं है, कहीं पे भूस्खलन आ जाता है, तो कहीं पे इससे मनुष्य को जन मान की क्षति होती है, कैंसर होता है, तो इसका रेडियो वेव जो निकलता है उससे पक्षियों को हानि पहुँचाता है। इस तरह से बताना है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा है कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं कौन कौन सी हैं, इसका वर्णन करना है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज ई गवर्नेंस, डिस्क्राइब द वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय ई गवर्नेंस। देखिए दोस्तों, ई गवर्नेंस नाम से ही सुनने में लगता है यार इंटरनेट जैसा लग रहा है कुछ ना, तो ई गवर्नेंस का मतलब है जो गवर्नेंस मतलब होता है, क्या होता है, शासन व्यवस्था, ठीक है, क्या होती है, शासन व्यवस्था। जब शासन व्यवस्था इंटरनेट के माध्यम से चलता है, ठीक है, जब शासन व्यवस्था सरकार अपना कामकाज इंटरनेट के माध्यम से करती है तो उसको ई गवर्नेंस कहते हैं, सिंपल भाषा में एकदम, ठीक। जब हमारा सरकारी कामकाज इंटरनेट के द्वारा होने लगे तो इसी को ई गवर्नेंस बोलेंगे। मतलब आप लोग किताबी भाषा लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। फिर बोला गया है कि ई गवर्नेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बताना है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज ई गवर्नेंस, डिस्क्राइब द वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ठीक, ई गवर्नेंस। आगे देख लेते हैं, तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है झारखंड में ई गवर्नेंस, झारखंड में ई गवर्नेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा प्रभाव क्या हैं, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द सर्विस ऑफ इफेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय ई गवर्नेंस इन झारखंड। तो देखिए झारखंड सरकार में ई गवर्नेंस के नाम पे नाम मात्र काम किया है यार, कुछ नहीं किया झारखंड में अभी तक। देखिए क्या क्या होता है, आपका जो आवासीय जाति आय का फॉर्म होता है वो भी आपको पहले ऑफलाइन लेना होता है, उसको भरना होता है, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म लेके भरना होता है, उसको फिर स्कैन करके डालो। यार डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट निकला दिए, जिस प्रकार हम लोग फॉर्म भरते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस नौकरी वगैरह का फॉर्म भरते हैं ना, चाहे ऑनलाइन आप लोग जो फॉर्म भरते हैं डायरेक्टली सब लिख दो वहाँ पे, कंप्यूटर टाइप होगा। ये चीज़ करो ना, फालतू का काहे आप वो पेज बर्बाद कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं उतना, ठीक है। जहाँ तक मुखिया वगैरह के साइन की बात है तो उसका साइन लेके हमको क्या बोलते हैं कि फुल डेट के साथ यहाँ पे स्कैन कर देंगे, ठीक है, वो चीज़ कर दीजिए। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी निकालिए, नहीं ये सब नहीं निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सच बता रहा हूँ भोड़ आदमी है एकदम हमारे गवर्नमेंट में घुसे हुए, कुछ तो आता नहीं और आगे आगे छन जाते हैं मतलब देखिए जेएसएससी का अगर आपने फॉर्म भरा होगा ना तो 3-4 दिन से ज़्यादा लगता है फॉर्म भरने में, एक फॉर्म भरने में, ठीक है, ऐसा हालत है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है न्यू एज के कैंडिडेट नहीं है। सबसे पहली बात, जो यूथ है वह अभी तक देखिए 8-10 साल से भर्ती नहीं आई है। केवल पढ़ना टॉपिक नहीं है हम लोग का, ठीक है, पढ़ना मानता हूँ कि ग्रेजुएशन पढ़ना है, अभी मैं टॉपिक की बात करूँगा, लेकिन ये भी चीज़ जानना है ना कि हमें प्रॉब्लम क्या है यार हमारे झारखंड में। देखिए दोस्तों 8-10 साल से वैकेंसीज नहीं आई है, गवर्नमेंट जो है यहाँ की बहुत ख़त्म है आप लोग इसको भली भांति समझ रहे होंगे, मैं भी जाहिर कर देता हूँ, क्या है कि मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा है। आज यूनिवर्सिटी में भी देख लिए, यूनिवर्सिटी वाले का पेपर इंग्लिश में था पूरा का पूरा, हिंदी में नाम ही नहीं था, ठीक है। हो सकता है कल इंग्लिश में आए तो कल में भी आपको उसी टाइप से करना है जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने किया था कि सर को बोलिए सर इसका हिंदी ट्रांसलेट कीजिए और हम लोग के दीजिए, हम लोग हिंदी में लिखेंगे। जितने भी हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन लोग बोलिएगा, ठीक है। देखिए G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट, फिर है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। देखिए सी से सिटीजन होता है, सिटीजन मतलब नागरिक, एम्प्लॉय मतलब होता है रोजगार, यानी कि सरकार से रोजगार तक
फिर है आपका G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि सरकार से नागरिक तक। फिर है G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस सरकार से व्यापार तक। और G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सरकार से सरकार तक। इसको थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है। ये सभी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अगर आज आपका पेपर आया था EVS का इंग्लिश में, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने आंदोलन भी किया और उसका फल भी मिला कि आप लोगों ने उसका ट्रांसलेट वर्जन करके दिया गया और उसको हिंदी में लिख पाएँ। सेम अगर आपका पेपर कल भी इंग्लिश में आता है तो उसको बोलिएगा सर, मतलब जितने क्लास के बच्चे रहेंगे सब यूनिटी के साथ कुछ भी काम कीजिएगा ना, एकता के साथ, तो वह आपका पूर्ण होगा, ठीक है। क्या करना है, बोलना है कि आवाज़ उठाना है, या सर हम लोग हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, इसका ट्रांसलेट वर्जन दीजिए हमें हिंदी में करके, तब हम लोग लिखेंगे। वैसे नहीं करेंगे फिर भी आपको लिखना है, एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। नहीं हाउ किसी भी हालत में आपको एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक बार बोल के देखना है, रिक्वेस्ट करके देखना है। अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, कर ही देते हैं जनरली। हिंदी ट्रांसलेट करके देंगे और आप लोग हिंदी में लिख पाएंगे, हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे। बाकी जो इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं उनके लिए तो बिंदास है, ठीक है। हिंदी दे चाहे इंग्लिश दे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। इसी तरह से आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि फेल क्या है, पास क्या है, ठीक है। एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो क्या होगा, किसका एग्ज़ाम छूट गया हो तो क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे डाउट हैं, एक दिन क्लियर कर दूंगा, 1-2 दिन के अंदर। और आप लोग क्वेश्चन पेपर नंबर पे सेंड करते रहिएगा। नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, 89 86 60 75 41। तो बाय बाय दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो यार।